छटा हुआ बेईमान मोदी, छटा हुआ बेईमान, इतना भ्रष्ट, इतना बेईमान प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं। संसद है, वहां पर मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी एक ग्लोबल लीडर है और उनको हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है? तो कई लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि जब राजा को, प्रधानमंत्री को, सरकार को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ जाइए कि आपका प्रधानमंत्री ईमानदार है। छटा हुआ बेईमान मोदी, छटा हुआ बेईमान, इतना भ्रष्ट, इतना बेईमान प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं। जितना बेईमान, इतना नकारा प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं। देश को तबाह करने वाला प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं। झूठ बोलने वाला भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्ट, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट, आकंठ ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रधानमंत्री, इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाला, बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर और जेल में ठूसने वाला प्रधानमंत्री, सांप्रदायिक आग में झोंकने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। डंका की बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी के इस बार की अमेरिका यात्रा पर हुआ। 72 वहां सीनेट और कांग्रेस के जो सदस्य हैं, यानी कि वहां के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 72 एमपीओ ने जो बाइडेन को लेटर लिखा कि जिस तरह से देश में, भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है सरकार की, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये जो सारी चीजें हैं, जिस तरह से वहां पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये सब चीजें। लेकिन सर जेपी नड्डा, वो सब सवाल पूछे जाएं, प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जाएं। जो बाइडेन को 75 एमपीज ने ये लिखा है, ठीक है, लेकिन जिसमें सरकार के भी शामिल। ठीक है, लेकिन सर जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इंदिरा गांधी जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तमाम जो नेता है विपक्ष के, उनको वो तो इनके खिलाफ लड़ते थे, आज जो है कांग्रेस की गोद में बैठ गए। तमाम समाजवादी, लोहियावादी, तमाम लोग आज कांग्रेस की गोद में बैठने को तैयार हो गए हैं। क्यों? बीजेपी जो है, बीजेपी ने इस तरह के लोगों से समझौता नहीं किया कभी। बीजेपी ने भी ऐसे लोगों जेल में डाला, बीजेपी ने भी ऐसे लोगों से समझौता किया। किसको जेल में डाला? किसी को भी जेल में डाला। वक्त बहुत बीत गया। आज की तारीख में देश की जो स्थिति है, जो घोषित इमरजेंसी थी, उससे भयानक, उससे कई गुना बदतर स्थिति में देश में अघोषित इमरजेंसी है, जिसके तहत मोदी काम कर रहा है, जिसके तहत विपक्ष को पूरी तरह से तबाह करने की, उसका गला घोंटने की बात की जा रही है। जितने बेईमान हैं, जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्ट हैं, उन्हें सबको तुम अपने गले लगा लो, वो सारे दूध के धुले हो जाते हैं। और बाकी जितने भी विपक्ष में लोग हैं, वो सारे के सारे बेईमान हैं। इस देश में सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्ट खुद मोदी है। अगर एक ईमानदारी से कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर ले, जांच कर ले, तो पता लग जाएगा देश को कि मोदी कितना बड़ा भ्रष्ट है, कितना बड़ा बेईमान। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इस बात के तो सीधे सीधे उदाहरण है कि जो पीएम केयर फंड है और जो अडानी के मामले में जिस तरह से चुप्पी साधी, और आखिर आते आते ये सारी चीजें सामने आने लगी कि जो वहां से पैसा आ रहा है, जिस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा, 20,000 करोड़ रुपए, जिसे किसी एक पत्रकार ने कहा कि 20,000 नहीं 80,000 करोड़ रुपए की कहां से आया अडानी की कंपनी में, जो डिफेंस में जो पैसा लगा हुआ, जो स्पेस रिसर्च वगैरह में उसमें जो पैसा लगा हुआ, वो जो पैसा है, वो पैसा किसका है? वो पैसा केजरीवाल ने तो कह दिया था कि मोदी का पैसा सारा का सारा। केजरीवाल ने तो सारा कहा, आपने उसमें देखा होगा जो उसकी डिबेट है, उसमें सब कुछ कहा। सो ये जो सारी चीजें सामने हैं कि विपक्ष आ रहा है, आज की तारीख में उन्होंने जिन्होंने जेल में भेजा, जिन्होंने उसमें भेजा, उन्हीं के साथ में देश में जिस बुरी हालत से देश गुजर रहा है,
ऐसे में ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की सराहना करनी चाहिए, जो इतना बढ़िया कदम उठा रहे हैं कि हमारे गिले शिकवे कुछ भी रहे होंगे, लेकिन आज देश को बचाना है और इसलिए बीजेपी को हराना है। सर, यूपी में 80 सीटें आती हैं, क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, और ये जो गठबंधन है आप भी उसमें शामिल है, विधानसभा में तो आप थे, क्या आपको लग रहा है 24 के अंदर बगैर मायावती के यूपी के अंदर कुछ कर सकते हैं? मायावती खत्म हो गई, मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही है, हर किसी को समझ लेना चाहिए। और अभी जो एक आई है इंडियन एक्सप्रेस में, जो न्यूज आई है कि उसमें 261 जन कितने फ्लैट वगैरह मायावती के भाई और उसकी जो उसकी भाई की पत्नी है उनके नाम पे हैं, और कितने एकड़ जमीन और कितनी जो सारा सब कुछ घोटाला हुआ है, वो जो निकाला गया है वो बाकायदा निकलवाया गया है। तो ठीक है, लेकिन एक वोट बैंक तो वो इसलिए है कि ताकि मायावती बोल ना सके बिल्कुल भी। और मायावती जो जिस तरह से काम कर रही है, सब पूरा देश अब जानता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है मायावती, और मायावती के पास अब बचा कुछ नहीं है। इस देश का मायावती का वोटर पहले ही मायावती को छोड़ चुका है। लगभग 1 करोड़ के लगभग वोट इसी विधानसभा चुनाव में 2022 में जो हुई थी मायावती का खत्म हो गया। और आने वाले समय में अब जो स्थिति है, उस स्थिति में मायावती के पास में वोट 50 लाख वोट भी मिल जाए तो अब इसे बहुत बड़ी बात समझना। 50 लाख मिलेगा नहीं, मैं ज्यादा ये संख्या बता रहा हूं, तो मायावती के पास कुछ नहीं है, वोट उसकी पूरी तरह से खत्म। लेकिन सर, कहा गया कि जो मायावती का वोटर है वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, आपको क्या लग रहा है जो बहुजन वोटर है? ये गलत। हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि मायावती का जो वोटर है वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, नहीं, मायावती का वोटर बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ। मायावती का वोटर समाजवादी पार्टी में मैक्सिमम शिफ्ट हुआ। छुटपुट कोई 1-आधा% कोई चला गया हो वो एक अलग बात है, अन्यथा ये जरूर है कि मायावती को तो वोट दे सकता है मायावती का वोटर, लेकिन मायावती के भी कहने से बीजेपी को वोट नहीं देगा किसी भी हालत में। ये सबको मालूम होना चाहिए। सो वो जो वोट गया वो समाजवादी पार्टी को गया। समाजवादी पार्टी का जो इतना वोट बढ़ा ऐसे ही नहीं बढ़ा। ईवीएम के सारे आपको लग रहा है अगर ये चुनाव ईवीएम से होता है तो क्या रुख होगा, और अगर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होता है तो आपको क्या लग रहा है क्या रुख होगा? ईवीएम से होगा तो आप मान लीजिए कि बीजेपी जितनी सीटों का दावा करेगी उतनी सीटें वो जीत कर आएगी। बीजेपी को, मोदी को कुछ कोई नहीं हरा सकेगा। लिख लें आप इस बात को, क्योंकि ये जो चुनाव है, पहले चुनाव भी और अब जो जिस स्थिति में आ गई, जिस तरह से पूरे मीडिया को चंगुल में करी चुकी है, और जिस तरह से अभी यूएस की विजिट में ट्विटर को जो एलन मस्क जो है ट्विटर के जो मालिक हैं, उसको जिस तरह से बात हुई है, और जिस तरह से वो अपने आप को जो है मोदी को फैन बता रहा है कि मैं तो मोदी का फैन हूं और ये हूं, वो जो सारी चीजें डील हुई हैं वो ये है, साफ हो गया है कि जैसे पहले ट्विटर से कहा गया था कि इतने अकाउंट को बंद कर दो, अब यही स्थिति होगी कि जो मोदी के खिलाफ ट्विटर पर बोलेगा उन सारे अकाउंट्स को बंद करवाया जाएगा, और जो सरकार चाहेगी वो सरकार को मिल जाएगा, जो मस्क चाहेगा जो उसको मिल जाएगा। तो ट्विटर, और दूसरा आने वाले समय में इसी बहुत जल्दी ही इसी साल के अंत से पहले ही जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, जो ये यूट्यूबर्स वगैरह आप लोग हैं, इसको भी अगली बैठक शिमला में पूरी तरह से शिकंजे में कसा सर, अगली बैठक शिमला में प्रस्तावित है, वहां पर तय होगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो आपको लग रहा है ये जो गुणागणित है सीटों का ये बैठ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कि भी क्या अगली उसमें मीटिंग में होगा, ये तो वो लोग तय करेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जब इकट्ठे हुए हैं और आज की मीटिंग जिस तरह से जिस सफलता के साथ में आगे बढ़ी, कि अभी सबसे पहली बात तो जो नीतीश जी ने कहा कि भाई सारे नेता हैं, तो सारे पार्टियों के नेता वहां शामिल थे, चाहे उसमें जो है माननीय लालू प्रसाद यादव हों, राहुल जी हों, खड़गे साहब हों, चाहे उसमें स्टालिन हों, और आपके हेमंत सोरेन हों, ममता जी हों, डी राजा हों, आपके जो है सीताराम येचुरी हों, ये जो सारे लोग शामिल हुए, सारे नेता, ये बड़ी बात। दूसरा, सब इकट्ठा रहेंगे, सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ेंगे और समझदारी से काम लेंगे, ये एक बड़ी बात है। क्या होगा कैसे होगा वो शिमला की मीटिंग में तय होगा सीटों का, या उसके आगे की मीटिंग में होगा ये। लेकिन सर ये कहा जा रहा है बीजेपी जो है 50% प्लस वोट शेयर के लिए काम कर रही है ताकि गठबंधन सारे फेल हो जाए। वो तो कितने उसके लिए कर लो कितना, लेकिन पब्लिक साथ देगी तब ना। पब्लिक बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के साथ नहीं। मोदी का जादू खत्म हो गया तो आरएसएस वाले कितनी सीटें क्या
40 सीटें लिख लेना, 40 से जो है 39 तो हो सकती है, 41 नहीं हो सकती है, अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से हो गया। इस बार का लिख के दे रहा हूं मैं, अगर बैलेट पेपर से हो गया, बीजेपी को 40 सीटें पूरे देश में नहीं मिलेंगी। और अगर ईवीएम से हुआ तो जितनी सीट चाहे उतनी सीट। गठबंधन सरकार बनेगी, कितनी सीटें होगा? नहीं, गठबंधन की अगर, फिर मैं बता रहा हूं, गठबंधन हो रहा है विपक्ष का, अच्छी बात, ये बड़े शुभ संकेत है, ये देश के लिए अच्छा है। लेकिन ये गठबंधन तभी सफल होगा जब ईवीएम हटेगी। तो इस गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और ईवीएम को हटाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा। अगर नहीं हटवाएंगे, ईवीएम से चुनाव हो जाएगा, कुछ भी कर ले, विपक्ष जीत ही नहीं पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। सर, जो छोटे दल है, आपकी पार्टी है, बाकी जो पार्टी, क्या आपको लग रहा है उनका हित सुरक्षित रहेगा इस गठबंधन में? नहीं, देखिए, प्रयास करेंगे, होना चाहिए। गठबंधन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग हैं, अखिलेश के जो बाकी दल है वो सब छोड़कर जा चुके हैं। महान दल को आप देख लीजिए, वो छोड़कर चले गए हैं। सुभाषपा को देख लीजिए, वो छोड़कर चले गए हैं। देखिए, ये तो लोग आते जाते रहते हैं, उससे कोई किसी उस पर बहुत ज्यादा फर्क कभी पड़ता नहीं है। आते जाते रहे, हर एक का अपना अपना वो होता है कि भाई हमें कहाँ लाभ रहेगा, कहाँ नहीं होगा, वो अपनी अपनी सोच है हर एक की। पर मैं ये मानता हूं कि न केवल छोटी पार्टियां, जो पार्टियां अस्तित्व में हैं, जो पार्टियां कोशिश कर रही हैं, और उन पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, इसके अलावा भी सामाजिक स्तर पर अगर अच्छे लोग हैं, उनको भी साथ लेकर इस विपक्षी एकता को और मजबूत करना चाहिए, पूरी तरह से चाक चौबंद करना चाहिए, कोई कोना रह नहीं जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज जैसे 17 दल मिले, फिर आगे ये बढ़ के 23 हो जाए, 24 हो जाए, यही बड़े बड़े दल हो गए और यही इकट्ठे हो जाए और बाकी सबको छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में चाक चौबंद चाहते हैं और सफलता चाहते हैं कि पूरी तरह से सफलता मिले, उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा कि सबको, जो भी जहां भी है, कोई अगर एक व्यक्ति ही एक पार्टी से लड़ने की हिम्मत रखता है, यह है कोई ऐसा मजबूत अच्छा व्यक्ति जिसको देश जानता है, लोग जानते हैं, जिसको मानते हैं, ऐसे लोगों को, व्यक्तियों को, पार्टियों को साथ में लेना चाहिए, लेना पड़ेगा।